सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर ज़ेफेन की मुलाकात एक बच्चे जिसका नाम बेमिंग है उससे हो जाती है और वो यहाँ पर तियानियन टेम्पल के बारे में सब कुछ ज़ेफेन को बता देता है। तभी हम यहाँ पर फाशियांग को भी देखते हैं जो कि ज़ेफेन से कहता है कि अब जबकि तुम्हारी कंडीशन ठीक हो चुकी है तो मेरे मास्टर जो कि बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफेन भी मान जाता है और वो उसके साथ मेन हॉल की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर जो तियानियन टेम्पल के जो एल्डर है वो उसे कहने लगते हैं कि असल में मैं नहीं बल्कि हमारे जो सीनियर एल्डर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ज़ेफेन को पता चलता है कि यहाँ पर इनका जो सबसे सीनियर और जो मेन एल्डर है वो और कोई नहीं बल्कि पॉजी है, यानी कि वही ओल्ड मैन जिसकी वजह से ज़ेफेन आज इस कंडीशन में है, जिसने कि ज़ेफेन को वही कल्टीवेशन मेथड सिखाया जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और जिस वजह से ही ज़ेफेन उसे देखते साथ ही गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और ओल्ड मैन पॉजी को मारने के लिए वो अपनी जी जान लगाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे ज़ेफेन को मास्टर पॉजी से रिलेटेड उनकी मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि आखिर मास्टर पॉजी इस तियानियन टेम्पल के मास्टर कैसे बने। साथ ही उनके बारे में उसे कुछ सीक्रेट्स भी पता चलते हैं जिन्हें जानते साथ ही ज़ेफेन का सिर जोर से घूमना शुरू कर देता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें मास्टर पॉजी की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर पॉजी के कंधों में तियानियन टेम्पल की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो यहाँ पर कसम खाते हैं कि आज के बाद से मैं अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और मैं हर एक लिविंग क्रिएचर को 7 कैलेमिटीज और 8 डिवाइन ट्राइब्यूशन से उनकी हिफाजत करूंगा। अभी यहाँ पर हमें ब्लड डिवोरिंग बीट के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर मास्टर पॉजी अच्छे से जानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो एक डिमोनिक ओरिजिन है। साथ ही ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बाकी के जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके अंदर से सारे सिंस को अब्सॉर्ब करके अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पर मास्टर पॉजी अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करके एज अ फाउंडेशन के तौर पर यूज करते हैं ताकि ब्लड डिवोरिंग बीड उनके बॉडी में पनप सके और जिसकी मदद से ये द सिटी ऑफ 10,000 कर्मा को बिल्ड कर पाएंगे। इसी के साथ मास्टर पॉजी जो होते हैं वो इस दुनिया की सारी बुराई को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि इस दुनिया में बस अच्छाई ही बची रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर पॉजी इस दुनिया की पूरी बुराई को अपनी बॉडी के अंदर सील करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें याद आता है कि अगर उन्हें इस फोर्स को मेंटेन करना है तो उन्हें बुद्धिज्म और टाओइज्म दोनों की सप्रेसिंग टेक्निक की जरूरत होगी। इसके साथ हम देखते हैं कि इस टेक्निक की तलाश में ये सीधा अपने किंगन सेक्ट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर हम ड्रैगन पीक के लीडर को भी देखते हैं। साथ ही मास्टर दाओजॉन भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनके बीच इस टेक्निक के बारे में बातचीत भी होती है, लेकिन ये मना कर देते हैं और फिर ड्रैगन पीक का जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत हुई है कि बाहर नहीं जाएगी। इसी के साथ मास्टर पॉजी जब अपने रास्ते में होते हैं तो तब हम देखते हैं कि इनकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और तभी रास्ते में इनका सामना ज़ेफेन से हो जाता है, जो कि अनकॉन्शियस होकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था और जिसे देखते साथ ही ओल्ड मैन पॉजी के अंदर जो ब्लड डिवोरिंग बीट की जो इविल पावर है वो उस पर हावी होती है और कहने लगती है बहुत ही जल्द तुम मरने वाले हो और जिसके बाद तुम्हारी ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी, तो क्यों ना इस बच्चे को नया वेसल बनाया जाए। जिस पर हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन पॉजी के अंदर उनकी कॉन्शियसनेस थी वो उसे मना करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन पॉजी अब पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है और पागलों की तरह कहने लगता है कि नहीं, किसी को तो कीमत चुकानी होगी और अब बस मेरे पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन पॉजी विलेज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जो देखकर ज़ेफेन यहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उन्हें छू तक नहीं पाता और अगले ही पल यहाँ पर उस ओल्ड मैन ने पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पछताता है और यहाँ पर अपना सिर पकड़कर रोने लग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से ये पूरी जगह चेंज होने लगती है और ये जो इविल कर्मा के मैनिफेस्टेशंस हैं सभी अब इल्यूजन के तौर पर सभी के सभी ज़ेफेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर ज़ेफेन भी समझ आता है कि ये इविल कर्मा की मैनिफेस्टेशन है। ज़ेफेन जिन्हें देखकर कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि क्या ये वाकई में वही 10,000 सिटी ऑफ कर्मा है। इसी दौरान हम ओल्ड मैन पॉजी को देखते हैं, जहाँ पर वो इस ब्लड डिवोरिंग बीट की इविलनेस को कैरी करते हुए अपने रास्ते
रास्ते में आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उसके पैरों में और उसके गले और हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी। साथ ही वो जो इविल एनर्जीज थी वो यहाँ पे उसका रास्ता रोक रही थी और हर बीतते पल के साथ उसे और ज्यादा पेन होता है। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन पॉजी ज़ेफन को देखकर कहने लगता है कि हम नेक्स्ट लाइफ में दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन रियलिटी में आ जाता है और उसके सामने ओल्ड मैन पॉजी होता है और वो कहने लगता है कि मैंने हमेशा से यही चाहा था कि एक ऐसा दुनिया में क्रिएट करो जिसमें बुराई ना हो। तो हमेशा अच्छा ही चाहता था, लेकिन देखो अंत में क्या हुआ, मैं दुनिया से बुराई मिटाते मिटाते खुद ही बुरा बन गया। जो ट्रेजेडी तुम्हारे गाँव में हुआ, तुम लोगों के साथ हुआ, उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अकेला तुम सभी का गुनहगार हूँ और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे यहाँ इसी कैद में रहना चाहिए और सारी जिंदगी अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहिए। मैंने जो गुनाह किया है ना, अगर उसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर 10,000 ब्लेड्स को भी धंसा दिया जाए तो भी मैं उसका सिंगल % भी अदा नहीं कर सकता। जिस पर ज़ेफन कहने लगता है कि ये ड्रामा करना बंद करो, तुम बस यहाँ पर खुद को महान बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इस वक्त तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूँ, तो मुझे जो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हो। जो सुनकर ज़ेफन जोर जोर से हंसता है, फिर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए हवा में उसे उठा देता है और कहने लगता है कि अच्छा है, एक बात बताओ, तुम्हें मार कर या तुम्हें सजा देकर क्या मुझे मेरा वो बचपन हासिल हो जाएगा? क्या मेरी जो जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दी है वो मुझे वापस मिल जाएगी? क्या तुम उन मासूम लोगों की जान को वापस ले आ सकते हो जिनकी जान तुमने बेरहमी के साथ ली है? क्या तुम मेरे गाँव के उन 247 लोगों को वापस ले आ सकते हो? बोलो। अरे उनकी हड्डियां तक अब तक गल चुकी होंगी और तुम ये दिखाना चाहते हो कि यहाँ पर तुम खुद को लॉक करके दिन रात खुद को सजा देकर कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहे हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जिस पर वो ओल्ड मैन रोते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता। इसी के साथ ज़ेफन फुल गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इमेजिनेशन में 1000 बार मार चुका हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि जिन्हें मरना चाहिए अगर मैं उन्हें मार नहीं सकता और जिन्हें जीना चाहिए अगर मैं उन्हें बचा नहीं सकता, तो आखिर मैं किस काम का हूँ? इन सब का फिर क्या फायदा? जिसके बाद ज़ेफन इमोशनल होते हुए पीछे हटने लगता है, कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें इस वक्त 1000 पीसेज में टुकड़े टुकड़े भी कर दूं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इससे वो सभी लोग वापस आ जाएंगे? इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन यहाँ पर रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उस ओल्ड मैन की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और वो रोते हुए हंसता है और तभी हम देखते हैं कि ब्लड डिवोरिंग बीट की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है और वो कहने लगता है कि इस अनफॉरगिवेबल सिन को मैंने किया है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत किया, मैंने तुम सभी के साथ बहुत गलत किया। इसी के साथ वापस से वो जगह चेंज हो जाती है और ओल्ड मैन पॉजी ज़ेफन से लगातार अपने किए के लिए माफी मांगता रहता है और उसके गाँव वालों के साथ भी जो उसने किया उसकी भी वो रो रो कर माफी मांगता है। यहाँ पर पॉजी के सेल्फ रिग्रेट होने की वजह से हम देखते हैं कि जो चेन्स अब तक उसे जकड़ी हुई थी वो एक एक करके टूटने लगती है, जिस वजह से ब्लड डिवोरिंग बीट की जो इविल एनर्जी है वो अब उस पे छाने लगती है और यहाँ पर एनर्जी का एक तगड़ा वाला एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ओल्ड मैन पॉजी की आंखें भी चेंज हो जाती है और उसकी बॉडी से इतनी तेज एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके बॉडी से उसका कंट्रोल पूरी तरीके से उठ चुका था और हम देखते हैं कि वो अब भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में ज़ेफन से कहता है कि चले जाओ यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगी। मैं अब इसे और सप्रेस नहीं कर सकता। कि तभी अगले इवल हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के पीछे उस इविल कर्मा की सारी पावर गैदर हो जाती है और एक जाइंट से डीमन का फिगर लेने लगती है और फिर हमें बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की जितने भी इविलनेस और जितने भी सिंस है उन सभी का मैनिफेस्टेशन है। और फिर वो बताने लगता है कि अब मैं पूरी तरीके से आजाद हो चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेफन उस बंदे को देखते साथ ही अपने वेपन के साथ तेजी से हवा में जंप करते हुए उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिंगल हैंड से ही वो बंदा ज़ेफन को घुमा के एक लगाता है और वो जमीन पे जा गिरता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन कहने लगता है कि तुम लोग कितना ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि द सी ऑफ इविलनेस की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन तुम लोग जैसे कुछ बेवकूफ होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो अपनी स्टूपिड बॉडी से हमें सप्रेस कर सकते हैं। आखिर तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि इस पूरी दुनिया की बुराई को एक इंसान अपनी स्ट्रेंथ से अपनी बॉडी में सप्रेस करके रख सकता है? इसी के साथ वो अपना हाथ ऊपर करते हुए कहने लगता है कि एंड में ये कुछ नहीं, बस तुम लोगों की एक नाकाम कोशिश ही रही। इसी के साथ हम वापस से ज़ेफन को देखते हैं जहाँ पर उसने खुद को उसी गोल्डन बेल की मदद से बचा लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ेफन उस फिगर को देखकर कहने लगता है कि अब मैं समझा कि इतने सालों से ये मॉन्क जितनी भी इविलनेस को अपने अंदर सप्रेस करने में लगा हुआ था ये सभी कुछ अब बाहर आ चुकी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो इविल मैनिफेस्टेशन था वो अब और भी ज्यादा जायंट होने लगता है, जिस वजह से यहाँ के आसपास की जमीन भी फटने लगती है और ज़ेफन यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इविल फॉर्म था वो कहने लगता है कि अगर इस दुनिया में जितनी भी बुराई है अगर वो इंसान
इंसान के दिल से ही पैदा हुई है, तो आखिर इंसान को इतना डर क्यों लगता है। इसी के साथ वो 5 इविल एनर्जी वाले बॉल्स को क्रिएट कर लेता है, ज़ाओफेन की तरफ उन्हें थ्रो करते हुए कहता है कि ह्यूमन का जो नेचर है वो शुरुआत से ही इविल है। इंसान स्वार्थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इनके अंदर जो नफरत होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इवन की बुद्धा की पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो ज़ाओफेन पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओफेन अपने उस वेपन को आगे कर देता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल वो यहाँ से तेजी से भागता है। पर यहाँ पर वो जो इविल मैनिफेस्टेशन था वो ज़ाओफेन पर लगातार अटैक करता रहता है। वो बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स को तोड़ते हुए ज़ाओफेन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी ज़ाओफेन यहाँ पर अपने हैंड साइंस को बनाते हुए बहुत से इविल हैंड्स को क्रिएट कर लेता है और उसके पंच अटैक को रोक लेता है। फिर तेजी से अब इस इविल मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता है ताकि वो इस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करके इसे कुछ देर के लिए सप्रेस कर पाए, ताकि इस बीच उसे इसे पूरी तरीके से मिटाने का रास्ता मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओफेन लगातार हवा में डॉज करते हुए उस इविल मैनिफेस्टेशन के करीब जाने लगता है, लेकिन ये भी कम नहीं था, वो लगातार ज़ाओफेन पे वार करता रहता है। यहाँ पर ज़ाओफेन लगातार उस पर वार करता है, लेकिन वो बार बार उसे मार के जमीन पर पटक देता है। लेकिन ज़ाओफेन भी जानता है कि अगर आज वो यहाँ पे हार मान जाता है तो आगे चलकर ये ब्लड डिवोरिंग वीट पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रख देगी। जैसे आज ज़ाओफेन की जिंदगी इस चीज के चलते बर्बाद हुई है, कल को किसी और बच्चे के साथ ये चीज होगा। ये सारी बातें सोचते हुए ज़ाओफेन दोबारा से इस पर अटैक करता है, लेकिन वो वापस से ज़ाओफेन को जमीन पे पटक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ाओफेन जैसे तैसे खुद को संभालता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके राइट साइड से एक जोरदार पंच करते हुए इविल मैनिफेस्टेशन ज़ाओफेन को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और हम देखते हैं कि उसके रास्ते में आने वाले हर एक बिल्डिंग से वो ज़ाओफेन को मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो खुद को उसकी चंगुल से छुड़ा लेता है और दूसरी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। पर यहाँ पर ये इविल मैनिफेस्टेशन ज़ाओफेन पर दे दनादन मुक्कों की बारिशें कर देता है, जो देखते साथ ही ज़ाओफेन भी समझ आता है कि ये जो इविल मैनिफेस्टेशन है इसके अंदर हर तरह की नफरत, बुराई, इविल एनर्जी भरी हुई है। इसे मैं अपनी फिजिकल फॉर्म या स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे भी इविल बनना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये इविल मैनिफेस्टेशन दे दनादन मुक्कों की बारिशें ज़ाओफेन पे करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहाँ पर उसकी सटक जाती है और वो कहने लगता है कि बीते 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने इतनी बुराई, इतनी नफरत देखी है कि मेरे सामने अब ये कुछ नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ाओफेन अपने उस वेपन को पकड़ते हुए हवा में जंप करता है और घुमा के सीधा अपना वेपन उसके सर पे दे मारता है। वजह से यहाँ पर ये जो इविल मैनिफेस्टेशन होता है उसका कुछ पार्ट उससे अलग हो जाता है और फिर हम ज़ाओफेन को हवाओं में देखते हैं और वो भी ये सारा मंजर देखकर हैरान था कि तभी आसमान में तेज बिजलियां कड़कती हैं और फिर वो यहाँ पर उन्हीं इविल एनर्जीज को देखता है जो कि यहाँ पर आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। कि तभी हम वापस से उस इविल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं जो कि उन्हें सप्रेस करते हुए कहता है कि इस दुनिया में जो लोग भी पैदा होते हैं और जो लोग भी मरते हैं वो सभी चीजें अनसर्टेन है। कहते साथ ही वो उन सारी इविल एनर्जी को क्रश कर देता है कि तभी हमें फाशियान को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ज़ाओफेन की फिक्र हो रही थी और वो यहाँ पर टियानियन टेम्पल का जो लीडर है उससे कहने लगता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर उसकी फिक्र हो रही है क्योंकि अब तो पूरा 1 दिन और 1 रात हो चुका है लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आया। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि ज़ाओफेन वो इंसान है जिसने कि बीते 10 साल में बहुत कुछ सहा है, जिस बुराई और हेट रेट को वो अब तक अपने अंदर पालते हुए आया है, आखिर वो इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फाशियान को ज़ाओफेन की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, तो वो यहाँ पर एल्डर के सामने झुककर रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मास्टर मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने डिवाइन पावर का यूज कीजिए, बुद्धा की गाइडेंस का यूज करके उसे सही रास्ता दिखाइए, उसे वो रास्ता दिखाइए जिसके जरिए से वो अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे और इस ट्रायल से वो सही सलामत वापस आ जाए। इसकी मदद कीजिए ताकि वो सी ऑफ इनर डीमंस से आजाद हो पाए। जिसपे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन बात यहाँ पर कुछ और है और वो ये कि बीते 10 सालों में ज़ाओफेन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हेटरेट उसके अंदर इस हद तक सॉलिड हो चुकी है कि कोई भी आउटसाइडर की विल पावर को उसकी हेटरेट को ऐसे कम नहीं कर सकता और ना ही उसकी हेल्प कर सकता है। इस वक्त सिर्फ ज़ाओफेन ही खुद की मदद कर सकता है। इसी के साथ हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो पूरी तरीके से उस इविल एनर्जी के चंगुल में फंस चुका था और उसके आसपास बेड़ियों ने उसे जकड़ के रखा हुआ था और हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि कहता है कि सालों पहले जो गलती पाउजी ने किया था आज वो सेम मिस्टेक ज़ाओफेन भी करने चला है। वो यहाँ पर कर्मा को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे समझना होगा कि ह्यूमन कल्टीवेशन का कर्मा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाउजी ने सालों पहले ये कोशिश की कि वो पूरी दुनिया के हेटरेट को अपने बॉडी के अंदर स्टील करके इस दुनिया को बुराई से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दे, जो कि एक बहुत ही अच्छा विचार था। लेकिन उसके इसी ख्वाहिश ने ज़ाओफेन
ज़ियाफान के उस विलेज को रातों रात बर्बाद करके रख दिया। इसी के साथ हम ज़ियाफान को देखते हैं जो कि अपने मन में कहने लगता है कि मैं यहाँ से आजाद होके रहूंगा। पाउजी की उस इच्छा ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, जिससे कि मैं अब बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अब और अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाफान ख्यालों में खो जाता है। फिर यहाँ पर अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताता है कि कैसे कैसे उसने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों और बुरी सिचुएशन का सामना किया, लेकिन उन सभी का सामना करते हुए ज़ियाफान अभी भी डट कर यहाँ पे खड़ा है। इसी के साथ वो आगे कहने लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उन लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। तो मैं ऐसे यहाँ पर लाचार होकर हार नहीं मान सकता। मैं उनके एफर्ट्स को ऐसे जाया होने नहीं दे सकता। फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं इविल बन जाऊंगा या फिर मैं इस दुनिया का प्रोटेक्टर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आज यहाँ पर किसी के एफर्ट्स को जाया होने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाफान की इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से वो चेन्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देख कर यहाँ पर वो इविल मैनिफेस्टेशन भी शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ ज़ियाफान खुद को उन बेड़ियों से आजाद करते हुए कहता है कि मेरे साथ क्या होगा ये मैं खुद डिसाइड करूंगा, मेरी विल पावर डिसाइड करेगी, ना कि कोई स्टूपिड सा कर्मा। एक बार मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ तो फिर मैं सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हूँ और फिर मैं खुद अपने बनाए हुए रास्ते पे चलूंगा। ये कहते साथ ही ज़ियाफान उससे इविल मैनिफेस्टेशन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में हम देखते हैं कि वो सारी चेन्स उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ज़ियाफान तियानियन टेम्पल का वो डिफेंसिव बैरियर यूज करते हुए एक एक करके उन सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ज़ियाफान तेजी से आगे बढ़ते हुए उस इविल मैनिफेस्टेशन के बॉडी के आर पार पहुंच जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। अगले ही पल ज़ियाफान यहाँ पर तीनों पैथ की फॉर्मेशन का यूज करता है और इन कंबाइंड अटैक से यहाँ पर मास्टर पाउजी और उस इविल मैनिफेस्टेशन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। इसी दौरान हम यहाँ पर ओल्ड मैन पाउजी को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो ज़ियाफान को कामयाब होता हुआ देखकर कहता है कि फाइनली बच्चे तुमने कर दिया, और वो अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन हम ज़ियाफान को देखते हैं जो कि अपने वेपन से तेजी से उसी की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है और हम उस मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो एल्डर थे वो लगातार चैंटिंग कर रहे थे। उन्हें यहाँ पर लगातार ज़ियाफान की फिक्र हो रही थी कि तभी अगले ही पल उनके हाथों में मौजूद बीड्स की वो माला पूरी तरीके से टूट जाती है, जिस वजह से वो भी हैरान होकर अपनी आंखें खोलते हैं और तभी फाशियान उनसे पूछने लगता है कि एल्डर आखिर क्या हुआ, जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर बताने लगते हैं कि जो मेरा सीनियर ब्रदर है उसकी बॉडी के अंदर से मैं उस इविल मैनिफेस्टेशन की पावर को पूरी तरीके से डिसॉल्व होता हुआ देख पा रहा हूँ। कि तभी सामने का गेट खुलता है और हम ज़ियाफान को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसे देखते साथ ही जो एल्डर होते हैं वो ज़ियाफान की तारीफें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने आज वो कर दिखाया है जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने न सिर्फ ब्रदर होसी को उस डेप्थ से आजाद कराया है, बल्कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सभी को कार्मा के डेप्थ से पूरी तरीके से आजाद कर दिया। सही मायने में तुम्हारी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें इसी वजह से एनलाइटमेंट हासिल हुई। के बाद वो एल्डर ज़ियाफान को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि बताइए आखिर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उस पर ज़ियाफान कहने लगता है कि जो लोग मारे जा चुके हैं उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ओल्ड मैन पाउजी अब नहीं रहे तो मैं चाहता हूँ कि पूरी इज्जत के साथ उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए। जो सुनकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ज़ियाफान ने इतने ज्यादा हेट्रेट को भी अपने अंदर सप्रेस कर लिया। वो एल्डर ज़ियाफान से कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, लेकिन अगर तुम सुकून की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर बची कुची जितनी भी अटैचमेंट्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से मिटाना होगा। इसी दौरान हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि असल में ज़ियाफान ने पाउजी को नहीं मारा था, बल्कि पाउजी की मौत नेचुरली हुई थी और ज़ियाफान बस उसके सामने अपने वेपन को सीधा ताने हुए खड़ा था। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन ज़ियाफान जानता है कि अगर वो भी आज अपने अंदर चल रही इस नफरत की चपेट में आकर पाउजी की जान ले लेता है तो फिर पाउजी और उसके बीच में फर्क क्या रहा। पाउजी ने भी नफरत की चपेट में आकर उसके पूरे गाँव को अनाहिलेट कर दिया। इसी के साथ ज़ियाफान कहने लगता है कि इस मास्टर और मेरे बीच में एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, हम बस एक ही बार मिले और मैं इसके सामने बस एक बार झुका हूँ। इसी के साथ वो यहाँ से जाने लगता है और उन दोनों से कहने लगता है कि ये भले ही मेरा मास्टर है जिसने की मेरी जान बचाई, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने की मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया। लेकिन ये भी सच है कि अगर ये मेरी जान नहीं बचा पाता तो आज मैं यहाँ पर खड़ा भी ना होता। के साथ ज़ियाफान आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जो लोग मारे जा चुके हैं वो लोग जा चुके हैं और मैं बुद्धा का कोई डिसाइपल नहीं हूँ, इसलिए मुझे अब और यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। मैं बुद्धिज्म की जो रीइंकार्नेशन की वैल्यू है उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे
इसीलिए पाउजी की ये बात हैरान कर देती है कि मौत के अंतिम वक्त तक भी वो इस बात के लिए डिनाई करता रहा कि वो खुद को दफनाना नहीं चाहता। इससे साबित होता है कि उसका जो रिग्रेट है वो कितना ज्यादा डीप है। इसी के साथ हम फ्लैशबैक का वो सीन देखते हैं जहाँ पर जब ज़्याओफेन पाउजी को वहाँ पे छोड़कर जा रहा था तो वो जाने से पहले उसके सामने एक आखिरी बार नील डाउन होता है और फिर वो उनसे रेस्ट इन पीस कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके साथ ही हम यहाँ पर फाशियान और यहाँ पे टियानियन टेम्पल के एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी मास्टर पाउजी को रिस्पेक्ट देते हैं। साथ ही यहाँ पर एल्डर कहने लगते हैं कि अब ये फाइनली रेस्ट कर सकते हैं कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर पाउजी की बॉडी ग्लो करने लगती है और उनकी बॉडी गोल्डन डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर एल्डर कहने लगते हैं कि पाउजी लगता है कि तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ कर दिया गया है। साथ वो आगे कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर लाइफ में हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिसके बाद हम ज़्याओफेन को भी देखते हैं जहाँ पर उसके आसपास भी वो गोल्डन पेटल्स उसे नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि फाइनली मास्टर पाउजी अपने इतने बड़े सिन से आजाद हो चुके हैं। जिसके साथ ही ज़्याओफेन अपने मन में कहता है कि मास्टर उम्मीद करता हूँ कि अब आप बिल्कुल सुकून से रहोगे। तो गाइस ये एपिसोड तो ये पे एंड होता है, लेकिन अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स कंप्लीट कर दो और जितने जल्दी ये टारगेट तुम पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।